नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल लेजेंड टीचिंग में। आज हम बात करेंगे सीटेट पेपर 1 जुलाई 2019 की। इसमें हम हिंदी वाला भाग देखेंगे आज, भाषा 2 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें एक गद्यांश दिया हुआ है पहले, जैसा कि हमने लास्ट पेपर में भी देखा था। तो गद्यांश जो है इसको पढ़ने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो हम आज ये गद्यांश जो है इसको स्किप करेंगे और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। और गद्यांश जो है बहुत इजी होते हैं, ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप इनको सॉल्व करना आ जाएगा। ठीक है, तो गद्यांश के बेस पे इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको हम यहाँ से स्किप कर देंगे। बस इसमें जो बाकी हिंदी के क्वेश्चंस हैं गद्यांश में वो देख लेते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 125 है कि प्रत्यय की दृष्टि से उस शब्द को पहचानिए जो शेष शब्दों से भिन्न है। ठीक है, यानी कि प्रत्यय देखना है कि किसमें एक जैसा प्रत्यय लगाया हुआ है और ऐसा शब्द देखना है जिसमें प्रत्यय जो है वो भिन्न लगा हुआ है। ठीक है, या फिर कोई प्रत्यय जो है सही से नहीं लगा हुआ। तो कोमलता, कोमलता में ता प्रत्यय लगा हुआ है। निकलता, निकलता में निकल जमा ता ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये गलत है। कोमल जमा ता कोमलता बनता है, लेकिन निकल जमा ता नहीं होता। निकल जो है ये एक सार्थक शब्द नहीं है। सार्थकता, सार्थकता में सार्थक जमा ता, कठोरता में कठोर जमा ता। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो निकलता है ये क्या है, सबसे भिन्न है। तो 125 का आंसर जो है वो कौन सा सही रहेगा आपका? आंसर नंबर 2, ये आपका इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं 126 126 में देखते हैं क्या पूछा है। ये भी ग्रामर का क्वेश्चन है, व्याकरण का। यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते हैं तो डैश की कर्म वाच्य में रचना होगी। मतलब आपको एक वाक्य दिया हुआ है, वाक्य क्या है? यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते हैं तो इस वाक्य की कर्म वाच्य में रचना बनानी है। तो ये कर्ता में है। ठीक है, कर्म वाच्य में कैसे बदलेंगे? जैसे इंग्लिश में पैसिव वॉइस होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोला जाए तो। यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोला जाए तो, यानी कि इसका आंसर नंबर जो है सेकंड ये रहेगा इसका। तो 126 का है 2। ठीक है, इतना आपको समझ आया। इसके बाद देखते हैं घृणास्पद का संधि विच्छेद होगा। घृणास्पद का संधि विच्छेद होगा। घृणा जमा आस्पद ये होता है, घृणा जमा आस्पद। तो इसका आंसर होगा 127 का 3। ठीक है, इतना समझ आ रहा है आपको। इसके बाद है आपका कौन सा विशेषण गोपाल दास नीरज के लिए उपयुक्त नहीं है? गोपाल दास नीरज ये आपका गद्यांश का ही है, लेकिन मैं बता देती हूँ गद्यांश आप जब पढ़ेंगे तो उसमें गोपाल दास नीरज के बारे में पहले ही बोल दिया गया है कि जो गोपाल दास नीरज हैं वो क्या है, एक कवि हैं, या आप कह सकते हैं रचनाकार हैं। और जो कवि होता है उसको गीतकार भी बोला जाता है, रचना बनाता है वो रचना करता है, इसलिए रचनाकार भी बोला जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि एक कवि संगीतकार भी हो। तो यहाँ पर क्या है, इनके लिए संगीतकार जो है वो उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो 128 का 1 आंसर जो है वो ठीक होगा। इसके बाद देखते हैं हम, ये सारे गद्यांश के ही हैं। ठीक है, इनको हम आज टच नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक ये देखिए, ये भी गद्यांश का है लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, मतलब समझने लायक है। इसमें है आध्यात्मिक अनुभवों से लैस होना होगा। यहाँ पर जो लैस है इसका मतलब क्या है? तो आप ये ध्यान रखेंगे, जो लैस होता है हिंदी में उसका मतलब होता है सज्जित, सजा हुआ। ठीक है, तो लैस का मतलब क्या होता है? सज्जित, सजा हुआ। वो गद्यांश से इसका मतलब नहीं है।
लेस का जो जनरल मीनिंग होता है, ठीक है, साधारण इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है, सजा हुआ, यानी कि सज्जित। इतना समझ आया आपको 132। इसके बाद देखते हैं 133 में। 133 में आपसे पूछता है आध्यात्मिक शब्द का निर्माण किस उपसर्ग की सहायता से हुआ है। उपसर्ग मैंने बताया था आपको जब हमने उपसर्ग किया था कि उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द से पहले लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए कि इसका जो निर्माण है कौन से उपसर्ग से हुआ है। आध्यात्मिक शब्द का निर्माण जो है अधि से हुआ है, अधि। तो इसका आंसर होगा 2, 133 का 2, 133 का आंसर नंबर 2, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 134 की। 134 में पूछा है रचना की दृष्टि से कहाँ गया, रचना की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को अलग कीजिए। मालिक, वैचारिक, बौद्धिक और वास्तविक। तो देखिए वैचारिक में वैचार जमा इक लगाया हुआ है, ठीक है। वैचारिक, बौद्धिक में बौद्ध बुद्धि जमा इक, ठीक है। वास्तविक, वास्तव जमा इक, लेकिन मालिक में माल जमा इक जो है वो कोई मीनिंग नहीं बनाता, तो इसका आंसर होगा मालिक। जो मालिक है वो गलत है, मतलब बिल्कुल गलत नहीं, भिन्न है इन सबसे, ठीक है, इन तीनों से भिन्न है, अलग है मालिक। तो 134 का 1 आंसर जो है वो ठीक होगा। इसके बाद आते हैं हम 135 पे, देख लेते हैं क्या है। 135 में बोला है, ये गद्यांश का है क्वेश्चन। इसमें पूछा है शरीर को नश्वर कहा जाता है क्योंकि, शरीर को नश्वर क्यों कहा जाता है, क्योंकि वह नाशवान होता है। तो 135 का 3 आंसर सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से इनको देखते हैं हम बड़े ध्यान से, और जो भी कंफ्यूजन होगी हम साथ के साथ दूर करने की कोशिश करेंगे। इसमें पूछता है बहुभाषिकता के बारे में। बहुभाषिकता जो है यानी कि मल्टी लैंग्वेज, ठीक है, इसका क्वेश्चन है ये। तो ये कहता है कि बहुभाषिकता हमारी डैश भी है और हमारी सभ्यता व डैश का अभिन्न अंग भी है। तो बताइए इसमें क्या आएगा। इसमें आएगा बहुभाषिकता, एक एक करके देखते हैं, हमारी विडंबना भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग है, या फिर हमारी चुनौती है और सभ्यता व संस्कृति का अंग है, पहचान है, ठीक है, या समस्या है। तो इसमें से सही आंसर जो है वो क्या आएगा, ये पूछा है। तो बहुभाषिकता हमारी विडंबना भी नहीं है, चुनौती भी नहीं है, समस्या भी नहीं है, क्या है, ये हमारी पहचान है, ठीक है, और हमारी संस्कृति का विभिन्न अंग है। तो हम इसका 136 का 3 आंसर जो है वो करेक्ट है, ठीक है। 137 देखते हैं। एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके डैश के दायरे में आता है, डैश के दायरे के अंदर आता है, ठीक है। तो ये आपका प्याजे की थ्योरी से लिया गया है। एक 3 साल के बच्चे पर किसी भी ऐसे विषय पे हम बात कर सकते हैं जो उसके संज्ञानात्मक दायरे के अंदर आता है। इसका आंसर ये होगा संज्ञानात्मक, 137 का 2, ठीक है। इसके बाद है आपका विषय की सभी भाषाएं थोड़े से फेर बदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं। ये भी मैंने अपने जो पुराने वीडियोस हैं हिंदी पेडागोजी के, पूरी अच्छे से डिस्कशन की है इन सारे टॉपिक्स की डीप में। आप चाहें तो वहाँ पर सारे वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ यहाँ पर आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं लास्ट ईयर के। तो इसमें है कि विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं हमने देखा था वो थोड़ा सा फेर बदल करके एक ही लिपि में बदला जा सकता है। इसके लिए मैंने आपको व्हाट्सएप का एग्जांपल भी दिया था कि जब हम व्हाट्सएप पे कुछ भी टाइप करते हैं तो हम बेशक से हिंदी में बात कहते हैं, लेकिन जो हम लिपि यूज़ कर रहे हैं उसमें वो इंग्लिश की होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह बात पूर्णतः सत्य है। तो 138 का 4, 138 का 4 आंसर नंबर जो है वो ठीक होगा, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, भाषा में आकलन का अर्थ है। भाषा में आकलन का अर्थ है। तो क्या है आकलन का मतलब, भाषा व्याकरण का आकलन, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, आलंकारिक भाषा के प्रयोग का आकलन,
या साहित्यिक विधाओं की जानकारी का आकलन। तो जब भी हम भाषा के आकलन की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाषा का जो प्रयोग है हम वो कितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसका आंसर आएगा भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। ठीक है, इतना समझ आता है आपको। आगे बढ़ते हैं 140 नंबर पर। 140 क्वेश्चन नंबर ये रहा। बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? जब बच्चों की आप लेखन क्षमता का आकलन कर रहे हैं कि लिखावट का, ठीक है, कैसे अच्छे से वो लिख सकता है। तो लिखने में क्या है, व्याकरणिक ज्ञान आप देख रहे हैं, शुद्ध वर्तनी देख रहे हैं, विचार तत्व या सुंदर लेखन। तो जब हम लेखन क्षमता की बात करते हैं, कैपेसिटी की, तो सुंदर लेखन जो है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हम क्षमता देख रहे हैं यहाँ पर, हम राइटिंग नहीं देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही फिर इसके बाद विचार तत्व, हाँ ये थोड़ा लगता है। आगे देखते हैं अगले, शुद्ध वर्तनी, तो हम बोलने की तो बात कर नहीं रहे, लिखने की बात करें तो ये आंसर भी ठीक नहीं हो गया होगा। ठीक है, व्याकरणिक ज्ञान, तो लेखन क्षमता हम देख रहे हैं तो व्याकरणिक ज्ञान भी थोड़े बहुत हद तक ठीक है, लेकिन इसमें और इसमें देखा जाए तो विचार तत्व हम ज़्यादा देख रहे हैं कि बच्चों का जो विचार है वो किस लेवल का है, कितना वो सोच सकते हैं। जितना अच्छे से सोचेंगे उतना अच्छे से वो लिख पाएंगे। ठीक है, तो लेखन क्षमता किस पे निर्भर करती है ज़्यादा, विचार तत्व पे। तो 140 का आंसर नंबर 3। आगे बढ़ते हैं 141। 141 में पूछता है ये, बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। ठीक है, यह कथन किसे महत्व नहीं देता, नहीं वर्ड यहाँ पर देखना है, नहीं देता। ठीक है, तो जन्मजात भाषा अर्जन जो करते हैं ये चॉम्स्की ने बोला था, चॉम्स्की की परिभाषा आई थी। आप वीडियो में पूरा चॉम्स्की का जो थ्योरी है वो पढ़ सकते हैं, अच्छे से सुन सकते हैं जो मैंने वीडियो डाले हैं। ठीक है, इसमें ये कहता है कि इसमें से कौन सा ज़्यादा कथन है महत्व नहीं देता है। तो देखते हैं कि कथन पहला कहता है भाषा का अनुकरण करने को, दूसरा है समृद्ध भाषा परिवेश को, भाषा नियमों में परिवर्तन को और भाषा नियमों में विस्तार को। ठीक है, तो इसका है भाषा अनुकरण करने को। तो जब भी अर्जन की बात आती है तो वो अनुकरण जो है, अनुकरण को ज्यादा महत्व नहीं देता, क्योंकि चॉम्स्की की थ्योरी में हमने पढ़ा था भाषा को अर्जित किया जाता है। तो जब हम अर्जित वाली थ्योरी को पढ़ते हैं तो वो अनुकरण के अगेंस्ट जाती है। तो इसका आंसर आएगा भाषा अनुकरण करने को, क्योंकि अर्जित करना होता है जो नेचुरल तरीके से आप सीख रहे हैं, और अनुकरण करना मतलब उसको लर्न करना, उसका अधिगम करना। ठीक है, तो आप यहाँ पर अधिगम नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अर्जन कर रहे हैं। तो उसका आंसर सही होगा भाषा अनुकरण करने को। आगे देखते हैं 142 नंबर। 142 पे ये पूछता है प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास डैश है। प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर मतलब जो प्राइमरी लेवल होता है, ठीक है, भाषा कौशलों का जो विकास है वो क्या है, डैश है, साधन है, साध्य है, संभव नहीं है, कठिन नहीं है। कठिन है ऐसा तो हम नहीं बोल सकते प्राथमिक स्तर पर, संभव नहीं है ऐसा भी नहीं है कि जो भाषा की कौशल है वो ज़्यादा अच्छे से विकसित ना हो पाए, ये भी नहीं है। साधन है या साध्य है, तो इसमें आएगा साध्य है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास साध्य है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143 हम देखेंगे। 143 में ये पूछता है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति, बोलने की ओरल कैपेसिटी जो होती है, ठीक है, बोलने का जो उनकी कैपेसिटी है उसका विकास करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज गतिविधि इन्होंने पूछी है इसमें से। तो सबसे पहला है कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना, कहानी का ज्यों की त्यों दोहराना, कहानी सुनकर चित्र बनाना या कहानी सुनकर शब्दशः लिखना। तो इसमें सबसे ज़्यादा बेटर क्या ऑप्शन है, कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना, क्योंकि जब बच्चे एक बार कहानी सुन लेगा फिर आप उससे बोलेंगे आप उसको अपनी भाषा में सुनाओ। तो बेशक से वो भाषा कोई दूसरी यूज़ कर रहा है, लेकिन उसकी मौखिक अभिव्यक्ति जो है उसका विकास हो रहा है। ठीक है, इतना समझ आया। इसके बाद हम देखते हैं अगले क्वेश्चन पे 144 क्वेश्चन नंबर। इसमें पूछता है आपसे पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी
लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो अगर वो लिखते समय अपनी मदर टंग का, मातृभाषा का प्रयोग करती है, तो हमारा क्या कर्तव्य है कि उसको एक्सेप्ट करें, उसको स्वीकार करें, उसको मना नहीं करें। क्यों? एटलीस्ट कुछ ना से तो कुछ लिख रही है, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो रोशनी को समझाएंगे ये गलत है, ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं ऑप्शन। मातृभाषा वाले शब्दों पर लाल घेरा लगाएंगे, ये भी गलत है। मातृभाषा वाले शब्दों को हिंदी अनुवाद में लिख देंगे, ये भी नहीं चलेगा। मातृभाषा वाले सब शब्दों को स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 4। 144 का 4 आंसर जो है वो ठीक होगा। आगे देखते हैं 145 नंबर। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? ये कह रहा है कि जो प्राइमरी लेवल होता है, प्राथमिक स्तर, बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति मतलब बोलने की कैपेसिटी, इसमें सबसे कम महत्वपूर्ण ये पूछ रहा है। इसमें ये क्वेश्चन कर लिया शायद हमने, नहीं किया। ठीक है, चलो ठीक है, आगे देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है स्पष्टता, शुद्ध उच्चारण, बोलने में आत्मविश्वास या मौलिक विचार। तो इसमें से क्या सही रहेगा? अगर हम स्पष्टता की बात करें तो जो प्राइमरी लेवल का बच्चा है स्पष्टता से पूरा अच्छे से बोले, ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, शुद्ध उच्चारण भी वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस एज के जो बच्चे हैं वो थोड़े से क्या है, मतलब तुतला के बोलते हैं। ठीक है, लेकिन शुद्ध उच्चार, और इसके बाद आगे वाले देखते हैं। बोलने में आत्मविश्वास, आत्मविश्वास तो अच्छी बात है, जितना ज़्यादा आत्मविश्वास होगा उतना ही उसकी मौखिक अभिव्यक्ति अच्छी होगी। मौलिक विचार भी मायने रखते हैं। अब इन दो में से देख लेते हैं, स्पष्टता और शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण तो बिल्कुल होगा ही नहीं, क्योंकि प्राइमरी लेवल के बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कई जो अक्षर हैं या वर्ण हैं उनको शुद्धता से नहीं बोल पाते, कई बार तुतलाते हैं बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे कम महत्वपूर्ण में आएगा शुद्ध उच्चारण, तो 145 का आंसर होगा 2। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 146। 146 पर ये पूछता है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? भाषा की व्याकरण जानकारी पर, भाषा की कठोर आकलन पर, भाषा की पाठ्यपुस्तक पर, या समृद्ध भाषिक परिवेश पर। तो जो छोटे बच्चे होते हैं प्राइमरी लेवल के, पूरा ये भाषा की व्याकरणिक जानकारी उनके लिए उनके पास नहीं होती, पूरा ग्रामर जो है वो उनको नहीं आता अच्छे से। कठोर आकलन करे, ये तो पॉसिबल नहीं है, उससे विकास में उससे क्या लेना देना। ठीक है, इसके बाद भाषा की पाठ्यपुस्तक पर, तो पाठ्यपुस्तक पर सारी चीज़ निर्भर नहीं होती हैं। समृद्ध भाषिक परिवेश पर, ये होगा इसका आंसर। यानी कि अगर उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिले, अच्छा परिवेश मिले, है ना, तो उसको उसके अंदर भाषा का विकास जो है वो बहुत तेजी से होगा। तो 146 का आंसर नंबर 4 जो है वो ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147। इसे पूछता है, डैश वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो जो लिखने की कठिनाई है, ये मैंने पूरी वीडियो डाली है, जो बच्चों को बच्चों के अंदर जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, डिसेबिलिटीज़ होती हैं, उनके ऊपर पूरा वीडियो डाला है। तो मैंने आपको बताया था कि जो लिखने से संबंधित कठिनाई होती है उसको डिस्ग्राफिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है डिस्ग्राफिया, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 में ये कहता है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है विभिन्न साहित्यिक विधाओं के रचनाओं और रचनाकारों के नाम याद रखना, विषय सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्द के अर्थ जानना, दूसरे के विचारों को शब्दशः दोहराने मात्र की कुशलता का विकास, या पठन के द्वारा ज्ञानार्जन और आनंद प्राप्ति में समर्थ बनना।
तो आपको पढ़ने से ही पता चल गया होगा आंसर नंबर इसका 4 जो है वो सही है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको हम कोशिश करते हैं कि उनको ज्ञान भी दिया जाए और साथ के साथ वो उसमें इंटरेस्ट भी लें, बच्चे उनको आनंद प्राप्ति भी हो पढ़ने में। ठीक है, तो इसका 148 का आंसर नंबर 4 ये ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 149 पर 149। इसमें पूछता है प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक डैश हो जिसमें डैश के सरोकार झलकते हों। क्या क्वेश्चन है, दोबारा से देख लीजिए। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक डैश हो जिसमें डैश के सरोकार झलकते हों। तो जो विषय वस्तु है उनका फलक क्या हो, विस्तृत हो जिसमें अभिभावकों के सरोकार झलकते हो, या फिर विस्तृत हो उनमें समाज के सरोकार झलकते हो, उच्च हो जिसमें समाज के सरोकार झलकते हो, या उच्च हो जिसमें विद्यालय के सरोकार झलकते हो। तो इसमें से आंसर हमें ठीक लग रहा है विस्तृत हो और समाज के सरोकार झलकते हो। मतलब उसकी जो विषय वस्तु है, जो भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसमें अभिभावकों और विद्यालय को तो कुछ लेना देना है ये, मतलब उनके सरोकार जो है इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना समाज के सरोकार है। ठीक है, तो विस्तृत और समाज जो है वो यहाँ पर ज़्यादा फिट बैठ रहा है, तो इसका आंसर यहाँ पर 149 का 2 रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इस सीरीज में इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है ये 150 क्वेश्चन। इसमें पूछता है भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में अंतर नहीं होता, अंतर होता है, आंशिक संबंध होता है या आंशिक संबंध नहीं होता। तो जो वैज्ञानिक दृष्टि है, जो भाषा वैज्ञानिक है, वो उनका कहना ये होता है कि भाषा और बोली में कोई भी अंतर नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा 150 का 1। ठीक है, तो आज हमने पेपर किया सीटेट पेपर 1 था ये, जुलाई 2019 का। ठीक है, इसमें भाषा दो भाषा आती है, हिंदी की भी इंग्लिश की भी, भाषा 1 और भाषा 2। तो आज हमने भाषा 2 जो है वो सॉल्व की है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं और आप मुझे कमेंट के थ्रू बता भी सकते हैं कि आपके टोटल जो है कितने आंसर ठीक हुए। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में मिलते हैं। धन्यवाद।